मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर कैसे बने? हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस थे कि जो बड़े माफिया हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, उनके ढांचे को तोड़ना है और उन पे कार्रवाई करनी है। अंधऊ एयरपोर्ट है गाजीपुर में, जो लगभग 100 एकड़ में बना हुआ है, उसकी 50 बीघे ज़मीन पर इनके लोगों ने हॉट मिक्स प्लांट लगा रखे थे एयर स्ट्रिप पे, उस पर कब्जा करके उनके हॉट मिक्स प्लांट और वहाँ जो ऑफिस थी उस पर पहली बार बुलडोजर स्टार्ट किया गया। जून 2020 को जो एक्शन लिया गया वो पहले तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसे बुलडोजर चलते हमने कभी पहले नहीं देखा। ये प्रावधान अगर शुरू से था तो बुलडोजर एक्शन इतना देर में क्यों शुरू हुआ? माफिया का राजनीतिक गठजोड़ हो जाता है, माफिया स्वयं राजनीतिक पदों पर बैठ जाता है। 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो क्या उसके बाद वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दी इन क्रिमिनल्स को, गुंडों को और माफियाओं को हटाने की? बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कोई भी सिस्टम है वो अच्छे ढंग से स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ के समय में पुलिस को फ्री हैंड है, पहले क्या वो हाथ बंधे हुए थे? निश्चित रूप से अड़चने थीं। यही पुलिस तो पहले भी थी, यही पुलिस अब भी है। पहले क्रिमिनल्स के मन में क्या डर नहीं था, और अब क्रिमिनल्स खुद आकर के थाने में अगर सरेंडर कर रहे हैं तो वो खौफ अचानक से पुलिस का कैसे आया और वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन हो गया? अचानक से तो नहीं आया ना, मैंने आपको 2020 से स्टोरी बतानी शुरू की है। मुख्तार अंसारी और अतीक के विरोध में डर के मारे कोई नाम नहीं लेता था। माननीय अफजाल अंसारी जी जो माननीय सांसद है, उन्होंने आकर के मुझे बताया भी था कि यहाँ पे तो खून की नदियाँ बह जाती हैं प्रधानी के चुनाव में। एक खरोच लगाने का साहस अगर किसी ने कर लिया तो उसको एहसास करा देंगे कि कानून क्या होता है और पुलिस अधीक्षक की कुर्सी क्या होती है। मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद जरूर है, लेकिन उसके काले कारनामे तो चल रहे हैं बाहर। तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी, तब भी ये जेल में थे। हर कार्रवाई जो हम लोग करते थे उसका गूगल ट्रेंड कराची और लाहौर में देखा जाता था कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटेगी विकास दुबे की तरह। अतीक अहमद के बेटे को अगर एनकाउंटर में मारा गया तो ये पहले ही अंदेशा जताने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि वो भागा भागा फिर रहा है तो देखना उसका एनकाउंटर ही होगा। तो किसी भी अपराधी का आप अंतिम हश्र देखिए, जब वो लड़ेगा तो बदमाशों से लड़ाई में या तो मारा जाएगा, या पुलिस अगर लड़ाई करेगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई में मारा जाएगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में उत्तर प्रदेश का जो माफिया राज था उसकी पूरी कहानी आप तक पहुंचने वाली है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद कैसे इतने बड़े माफिया बने, कैसे पहले की सरकारों से उनका गठजोड़ था और कैसे 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ सरकार आई तो इनका खात्मा किया गया। हर कहानी आपको पता चलेगी। ये मालूम चलेगा कि कानून व्यवस्था पहले कितनी चरमराई हुई थी और बाद में कितनी सही हो गई। क्या कम्युनल राइट्स करवाए जाते हैं, प्लान्ड होते हैं? क्या एनकाउंटर प्लान्ड होते हैं? क्या एक खास धर्म के ऊपर जानबूझकर बुलडोजर चलवाया जा रहा है? इन हर बातों के ऊपर हमने चर्चा की है। पॉडकास्ट में आज मेरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीआईजी ओपी सिंह सर। तफसील से उन्होंने बताया है कि कैसे 2020 में सबसे पहले उन्हीं का आइडिया था मुख्तार अंसारी के अड्डों पर बुलडोजर चलवाना, और बस उसी के बाद योगी आदित्यनाथ फेमस हो गए बाबा बुलडोजर के नाम से। बुलडोजर एक्शन का उत्तर प्रदेश में क्या खौफ रहा, क्या आतंक रहा, अब कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और माफिया राज को जड़ से खत्म करने की हर अनसुनी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। तो चलिए मिलकर के आप बोर्डिंग पास दे देते हैं ओपी सिंह सर को। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबा बुलडोजर पड़ गया जी,
और हर किसी ने बहुत तारीफ की। तो पहला सवाल तो यही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोज़र कैसे बने? जी हाँ, ये बात जनवरी 2020 की है। लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे गवर्नमेंट के बने, और हम लोग को इंस्ट्रक्शंस थे। मैं एसपी गाजीपुर के रूप में पोस्टेड था, जनवरी में पोस्ट हुआ था। हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस थे कि जो बड़े माफिया हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, उन पे उनके ढांचे को तोड़ना है और उन पे कार्रवाई करनी है। चूँकि गाज़ीपुर का, जैसा कि आप जानते हैं, इंटर स्टेट गैंग 191 का जो मुखिया था मुख्तार अंसारी, वो जेल में था। उस पे जो केसेस थे उसकी हम लोग पैरवी कर रहे थे, लेकिन टेरर इतना ज़्यादा था कि जो गवाहान हैं और उसके जो पैरवी करने वाले लोग हैं, सभी लोग डरते थे। और हम लोगों को लगा कि अब इनके केसेस में तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती है जब तक एक एटमॉस्फेयर ना दिया जाए, जनता के मन में एक मैसेज ना पहुँचे कि माफिया का डर नहीं, डर कानून का माफियाओं के अंदर होना चाहिए। जब तक ये मैसेज ना दिया जाए तब तक मुझे लगता है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने इसके लिए 2-2.5 महीने का अनुमति मांगी और मुझे अनुमति मिली। फिर हमने इस पे, हम लोगों ने की टीम ने गाज़ीपुर में अध्ययन किया, तो ये पाया कि चूँकि इनका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों सिस्टम पे एक अपने क्राइम के माध्यम से इनका अधिकार है, तो उस पर जब तक हिट नहीं किया जाएगा तब तक इन पे कोई कार्रवाई एक्चुअल रूप में नहीं हो पाएगी। मुख्तार अंसारी, जी हाँ, उनके जेल में रहते, बंद होते हुए भी उनके सहयोगी थे, उनके गैंग के लोग थे, और उनके नाम पे इतना ज़्यादा उगाही हो रही थी, मुख्तार अंसारी के नाम पे इतनी ज़्यादा उगाही हो रही थी। पर मंथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक परसेंटेज उस गैंग के लोगों को नहीं देंगे तो आपका जीना मुश्किल है, आप कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर था। उस एटमॉस्फेयर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने जो वर्क किया, उसमें ये पाया कि इन्होंने जो अपना आर्थिक ढांचा बनाया है वो कानून को तोड़ करके बनाया है। तो जो इन पे क्रिमिनल केसेस थे, उनके अतिरिक्त ऐसी चीज़ें जिस पे इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, कानूनी प्राविधानों को तोड़ करके, उनको प्रकाश मिला करके उन पे अगर कार्रवाई की जाए तो नई कार्रवाई भी हो सकती है और जनता के भीतर ये मैसेज जा सकता है कि हाँ, माफिया पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले हमने 20 जून 2020 को अंधऊ एयरपोर्ट है गाज़ीपुर में, जो लगभग 100 एकड़ में बना हुआ है, उसकी 50 बीघे ज़मीन पर इनके लोगों ने हॉट मिक्स प्लांट लगा रखे थे एयर स्ट्रिप पे, उस पर कब्जा करके, और उससे अपना बिजनेस चला रखे। तो उनको नियमानुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दिला करके, और उस पे उनके हॉट मिक्स प्लांट और वहाँ जो ऑफिस थी उस पे पहली बार बुलडोजर स्टार्ट किया गया कि इसको ध्वस्त किया जाए। 20 जून 2020 को कि स्टार्ट किया गया, और वहीं से उसका जो इम्पैक्ट आया, जनता के बीच में जो संदेश आया, उससे ये लगा कि इस प्रकार की कार्रवाई से ही माफियाओं का जो ढांचा है, मजबूत ढांचा है, उसको तोड़ा जा सकता है और जनता के बीच में ये संदेश दिया जा सकता है कि हाँ, कानून सबसे ऊपर है, न कि माफिया। कानून का राज्य अगर स्थापित करना है तो माफिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जब आपकी तरफ से प्रपोजल दिया गया होगा कि बुलडोज़र चलवाया जा सकता है या ये एक्शन किया जा सकता है, इससे ही मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है वो टूटेगा, तो किसी तरह की कोई अड़चन आई हो, ये कहा गया हो कि वाई बुलडोज़र के अलावा कुछ और विकल्प हो, कुछ ऐसा था? बहुत कानूनी अड़चनें आई थी, जिसपे हम लोगों ने तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको पूरी तरीके से कानूनी परिव्यू में, जो समय होता है, समय सीमा होती है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है, समय सीमा के अंतर्गत नोटिस दे करके उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो कानूनी प्राविधान हैं उन प्राविधानों के तहत ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कोई ऐसा
नया एक्शन नहीं किया गया था। ये प्रोविज़न है कि अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति पे, सरकारी संपत्ति पे अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उससे अपना आर्थिक लाभ ले रहा है तो उसको एक नोटिस दी जाए, उसको एक प्रॉपर तरीके से सूचित किया जाए। अगर उस पर भी नहीं माने तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि उसको ध्वस्त किया जा सकता है। पर ये प्रोविजन तो सर शुरू से ही रहा होगा ना। 20 जून 2020 को जो एक्शन लिया गया वो पहले तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसे बुलडोज़र चलते हमने कभी पहले नहीं देखा। ये प्रावधान अगर शुरू से था तो बुलडोज़र एक्शन इतना देर में क्यों शुरू हुआ? तो यही तो कमिटमेंट की कमी होती है। जब माफिया का राजनीतिक गठजोड़ हो जाता है, माफिया स्वयं राजनीतिक पदों पर बैठ जाता है, जनता में इस तरीके का भय व्याप्त हो जाता है कि उसको वोट भी दे देती है और वो जीत करके पॉलिटिकल सिस्टम में घुस जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और अस्थिरता की दशा में राजनीतिक दलों का भी संरक्षण उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस कारण से ये चीज़ें अमल में नहीं लाई जा सकी। तो ये फिर क्या मैं मानूं आपकी इस बात से कि 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो क्या उसके बाद वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दी इन क्रिमिनल्स को, गुंडों को और माफियाओं को हटाने की? जी हाँ, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कोई भी जो सिस्टम है वो अच्छे ढंग से स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकता है। सर मुझे आप ये भी बताइए, क्योंकि मीडिया में रहते हुए हम लोगों ने सबने ये सुना था कि योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस को फ्री हैंड है, जो कि पहले नहीं था। तो इसमें आपने कितना बदलाव देखा माफियाओं को खासकर ख़त्म करने के परिप्रेक्ष्य में? मैं पूछ रही हूँ कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के समय में पुलिस को फ्री हैंड है? पहले क्या वो हाथ बंधे हुए थे? निश्चित रूप से अड़चनें थीं और जो सिस्टम था, चूँकि सिस्टम पे ये स्वयं इन लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा था, राजनीतिक दलों से गठजोड़ कर रखा था और राजनीतिक दलों की ही सत्ता होती है। तो जब शासन और सत्ता पे माफिया का गठजोड़ हो जाता है तो फिर इच्छा शक्ति का वहाँ पे कोई स्थान नहीं रहता है। तो फिर माफिया ये शो करता है, दिखाता है कि हम शक्तिशाली हैं, पहले अपराध के बल पे, अब हम अपने बाहुबल पे, और फिर वो सारे सिस्टम पे हावी हो जाता है। जनता में भी यही संदेश चला जाता है और मोर और लेस फिर कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी इसी प्रकार की अड़चन बनी रहती है। सर वो अब हम केस आगे थोड़ा बढ़ाएं, जो आपने कहा 20 जून 2020 को पहला बुलडोज़र मुख्तार अंसारी के अड्डों पे चला, उसके बाद ये कहाँ कहाँ बुलडोज़र एक्शन आपके ज़रिए किया गया? क्या मुख्तार अंसारी के बाकी भी कोई अड्डे थे जहाँ बाद में बुलडोज़र चलवाया गया? जी हाँ, उसके बाद से जब इसमें आगे काम शुरू हुआ तो FCI का गोदाम फतेहुल्लागंज गाज़ीपुर में है, वहाँ पे बना था, जिसमें इन्होंने लगभग 30 बीघे ज़मीन कब्जा कर रखी थी। FCI गोदाम को किराए पर विकास कंस्ट्रक्शन जो कंपनी थी इनकी, मुख्तार अंसारी और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर के बनाई थी। FCI गोदाम को लगभग 25 लाख रुपए के आसपास किराया आता था और जो ट्रकें आती थीं उनसे अवैध वसूली होती थी। और उस FCI गोदाम के सामने गवर्नमेंट लैंड थी, तालाब आदि था, उस पर भी कब्जा था, तो उसको मुक्त कराया गया, FCI गोदाम को खाली कराया गया। ये दूसरा एक्शन था। उसके बाद इनका जो कौमी एकता पार्टी का मुख्यालय था, गज़ल होटल के नाम से प्रसिद्ध था, गाज़ीपुर मुख्यालय में था। गज़ल होटल में इनका मुख्यालय था, जिसमें दुकानें थीं, बैंक थे और ऊपर इनका कार्यालय चलता था। उसकी जो अनियमितता थी उसकी जांच तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने की और उस पर उसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, उस पर कार्रवाई हुई। उसके बाद एक महन गांव है, थाना करीमुद्दीन के अंतर्गत आता है, वहाँ जो बिहार से आने वाली मघई नदी थी, मघई नदी के ऊपर अपने पैसे से इनके लोगों ने, एक नन्हे खां नाम का व्यक्ति था जिसने उस पर पुल बना रखा था
और पुल का उद्देश्य दिखाने के लिए था कि इस पे जनता के लोग चलेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य था कि जब उस पे पानी आएगा तो उसके पानी को रोक करके उसकी जो मछली होगी उन मछलियों को लेकर के उनका व्यापार किया जाएगा। तो उस पुल को गिराया गया, उस पुल का ध्वस्तीकरण हुआ। इसके अलावा इनके और सहयोगी थे जिन्होंने एक एनजीटी के नाम्स के अगेंस्ट एक बड़ा हॉस्पिटल गंगा के किनारे बना रखा था, जहाँ पे एक बजरा हुआ करता था जिस पे बैठ करके इनके लोग वहाँ का संचालन करते थे। और ऐसा भी सुनने में आया कि जो शूटर्स वगैरह आते थे जिनको गोलियां लगती थीं या जो घायल होते थे लोग, उनका भी इलाज वहाँ पे होता था। उसकी जांच कराई गई। उसकी जांच कराने के बाद तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसके ध्वस्तीकरण का भी निर्णय लिया और उसका भी बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण वहाँ पे कराया गया। इसके अलावा सितंबर माह में इनके जो फाइनेंसर्स थे उन्होंने करते क्या थे कि जैसे एक छोटा सा टुकड़ा खुद खरीद लिया, उसके पीछे 50 बीघे की गवर्नमेंट लैंड है, तो उसके आगे एक प्राइवेट टुकड़ा खरीद करके पीछे की लैंड पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह के सारे केसेस जब जनता के बीच यह विश्वास जगा कि अब माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई संभव है, तो ऐसे लोगों के केसेस की बाढ़ आ गई और लोग ऐसे निकल करके आने लगे। उनका शासन और सत्ता पे विश्वास जगा और उन्होंने बताना शुरू किया कि यहाँ पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, यहाँ पे भी। तो इनके जो इनके फाइनेंसर थे उनके टावर्स बने हुए थे जो सड़क मार्ग और सारे सार्वजनिक लैंड पे को इंक्रोच करके बनाए गए थे, उनका भी ध्वस्तीकरण सितंबर अक्टूबर माह में कराया गया। इसके अलावा इनका एक अंसारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से एक गांव में हाईवे के पास ज़मीन थी जिसको 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर ली गई थी। जब किसी एक्ट के कानूनी एक्ट के तहत ज़मीन कुर्क की जाती है तो उसका कस्टोडियन गवर्नमेंट का अधिकारी हो जाता है। अच्छा। उस पे इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पुनः कब्जा कर लिया था। पहले कब्जा किया था, ज़मीन कुर्क कर ली गई, कुर्क करने के बाद भी कब्जा कर कुर्क लिया। करने के बाद उस पूरी ज़मीन पे फिर से कब्जा कर लिया और गवर्नमेंट के जो बोर्ड थे, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको वहाँ से हटा दिया था। फिर उस पे उसको फिर उस पे मुकदमे लिखे गए, उस पे कार्रवाई हुई जिसमें इनकी जो मुख्तार अंसारी की वाइफ थी अफसान अंसारी वो नामजद हुई और इनके जो सहयोगी थे वो नामजद हुए और उन पे गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की गई और उसको पुनः कब्जे में लिया गया। ये पूरी जो आप बात बता रहे हैं सर, क्योंकि आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मुझे बताएंगे, कमेंट करके आप बताइए कि हम हमेशा ये सुनते रहे हैं कि गैंगस्टर तो जेल में बैठा हुआ है लेकिन वहाँ से बैठे बैठे वो सारा काम कर रहा है, वो है तो कानून की गिरफ्त में, लेकिन हमने हमेशा ये सुना है कि उसके गुर्गे बाहर एक्टिव भी हैं, उसका खौफ भी बाहर है। तो आप तो बिल्कुल वही बात बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी तो जेल में बंद ज़रूर है लेकिन उसके काले कारनामे तो चल रहे हैं बाहर। जी हाँ, आपने तो देखा ही होगा कि जो तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी, हाँ, तब भी ये जेल में थे। हाँ, और उनकी हत्या हुई और ये वॉच किया गया कि किस दिन उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी। और जनपद गाजीपुर में एक भांवरकोल थाना है, तो एक स्कूल के फंक्शन में उस दिन वो इतना इनका सिस्टम पे कब्जा था कि उस दिन वो किस दिन ये वॉच किया इनके लोगों ने, जिसमें इनका एक शूटर था मुन्ना बजरंगी जिसका नाम था, जिसके ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुए थे मुख्तार अंसारी और उनके बीच वार्ता का। तो इन लोगों ने वॉच किया, तो उस दिन इनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो गाड़ी थोड़ा ख़राब हुई थी, गाड़ी चेंज की, उसी दिन इनका मर्डर किया गया और 300 से अधिक गोलियां इन पे दागी गई थी। 6 लोग मारे गए थे मौके पे, 2-3 घंटे तक फायरिंग हुई थी, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा, डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और पूरे दिन तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पहुँच जाए। धीरे धीरे बाद में 4-5 घंटे बाद में जब पुलिस को सूचना हुई
तब वहाँ जा कर के वहाँ से डेड बॉडी उठा करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वही उन्हीं को मारने के लिए एक हमारे कलीग थे जिन्होंने जो शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने डीएसपी के पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने वो चूँकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसको मारने के लिए अलग से उसकी जो है आई थी राइफ़ल, तो उस राइफ़ल को उन्होंने रिकवर किया था। बाद में उनको ऐसी परिस्थितियां थीं, जो आप गठजोड़ की बात कर रही हैं, तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम से इतना अच्छा प्रेशर रहता है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। वो छोड़ करके अपनी सेवा, बेचारे काफ़ी परेशान हुए अपने जीवन में, क्योंकि हमारे साथ वो पढ़े भी थे, हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं, और हमसे एक बे जूनियर में उनका सिलेक्शन हुआ था। और तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में थीं कि ये छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। हर कार्रवाई जो हम लोग करते थे उसका गूगल ट्रेंड कराची और लाहौर में देखा जाता था, और हम लोगों के सरकारी मोबाइल पे उस पर धमकियां भी आती थी वहाँ से। तो इस तरीके का कोई इंसिडेंट बताइए ना सर कि आपने यहाँ पे कोई एक्शन लिया हो। ये जो आपको बताया हमने, जो गज़ल होटल, FCI गोदाम, अंधाऊ एयरपोर्ट, माहैन में पुल का गिराया जाना, हर एक्शन पे इस तरह के चीज़ें सामने आती थी। पुलिस भी या जो हमारा सरकारी तंत्र है वो भी इसीलिए पहले वर्क नहीं कर पाता था, इसीलिए पहले साहस जुटाने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे जनता में भी साहस आया, जनता में भी मैसेज बढ़ा, और सारे जो इनका आर्थिक ढांचा था वो हम लोग तोड़ने में कामयाब हुए। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है सर। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि हमने बाद में जितने एनकाउंटर देखे योगी आदित्यनाथ के टाइम में, तो उस समय एनकाउंटर को बिल्कुल त्वरित न्याय के तौर पर देखा जाने लगा। लोगों ने बहुत इसका सम्मान भी किया, इससे लोगों का उत्साह भी बढ़ता था। ये अलग बात है, ये कानून के नज़रिए में ठीक है, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, वो सब एक अलग बात है। तो मैं एनकाउंटर को लेकर आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ कि एक ख़ास वर्ग की तरफ से ये कहा गया कि एनकाउंटर तो एक विशेष धर्म के लोगों का ही किया जा रहा है। आपने खुद वो खबरें सुनी होंगी। तो क्या ये संभव रहता है कि एक ख़ास धर्म के लोगों का एनकाउंटर हो, एक ख़ास धर्म के लोगों के घर पर बुलडोज़र चले, जानबूझकर उस धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाए? क्या ये होता है क्या? नहीं, देखिए, अपराधी का न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। चाहे मुख्तार अंसारी का गैंग हो, इनके जो सहयोगी हों, इसको ले लीजिए, चाहे अतीक जो माफिया था उसका गैंग हो, उसके जो सहयोगी थे उसको ले लीजिए, आपको उसमें हिंदू, मुसलमान और हिंदू सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि अपराधी तो क्या ऐसा नहीं है कि कोई विशेष धर्म का अगर अपराधी तो अपने धर्म के लोगों को छोड़ देगा। फिर उसका टारगेट अपराध, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अपराध किया जाना। अतीक ने भी अपने धर्म के कितने लोगों का मर्डर कर दिया, उनकी ज़मीनें कब्जा कर ली। इसी तरीके से मुख्तार अंसारी गैंग ने भी की। इनके गैंग में लोकल जितने थे ज़्यादातर हिंदू ही थे, ज़्यादातर इनके सहयोगी हिंदू थे, बहुत कम उसमें शूटर्स मुस्लिम थे। तो ये चीज़, ये धारणा गलत है कि अपराध का ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। कोई भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, इनका कोई जाति धर्म नहीं होता है। दूसरी चीज़, इनकाउंटर को लेकर के जो लोगों के अंदर गलतफहमी है, इनकाउंटर किया नहीं जाता है। इनकाउंटर तो होता है, इनकाउंटर कैसे किया जाएगा? प्लानिंग के साथ कैसे होगा? सही बात है, प्लानिंग के साथ तो होता नहीं है। हम किसी ऑपरेशन में लगे हैं, किसी अपराधी का पीछा कर रहे हैं, तो उसमें अपराधी अगर फायर करेगा तो जवाबी फायर पुलिस करेगी। उस जवाबी फायर में पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं और अपराधी भी मारे जाते हैं। इसी को इनकाउंटर कहते हैं, इसी को मुठभेड़ कहते हैं। तो इनकाउंटर ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, केवल ऐसी स्पेशलिस्ट की संज्ञा उन लोगों को दी जाती है कि जो ऑपरेशंस में ज़्यादा रहते हैं।
हर जैसे डॉक्टर किसी एक मर्ज का स्पेशलिस्ट हो जाता है तो उसके पास उसी मर्ज के स्पेशलिस्ट जाते हैं, उसी मर्ज के रोगी जाते हैं। तो उसी तरीके से पुलिस में भी होता है कि एक क्षेत्र में जिसका कार्य यानी ऑपरेशंस में अगर कोई दक्ष है तो फिर ऑपरेशंस में ही उनको जो हमारा सिस्टम है वो लगाए रखता है। तो फिर नेचुरली जब एक दिशा में जो काम करेंगे एक तो वो इसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, ऑपरेशंस में काम करते हैं। लेकिन इनकाउंटर ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए इनकाउंटर ना प्लान्ड होता है और ना उसको किया जाता है। इनकाउंटर तो सडन एक घटना है, पुलिस अपने डिफेंस में बचाव में गोली चलाती है। जब उस पर आक्रमण होता है तो उसमें पुलिस के भी लोग मारे जाते हैं और अपोजिट जो क्रिमिनल होता है ठीक बात, वो भी मारे जाते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुझे क्या पता है कि उसमें हमारे अपोजिशन में कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है। ठीक बात है। ना उनको तो एक बार पता भी रहता है कि ये अपराधी हैं, ये अधिकारी हैं, तो ये हो सकते हैं हमारे नाम जान सकते हैं। लेकिन हमको तो एक बदमाश का नाम पता होता है, लेकिन तब तक आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाता है जब तक हमारी गोलियां चलती हैं। क्योंकि अतीक अहमद के समय में सर मैंने जितनी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की उस समय ये पहले से ही अंदेशा जताने की कोशिश की जा रही थी कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटेगी विकास दुबे की तरह। अतीक अहमद के बेटे को अगर एनकाउंटर में मारा गया तो ये पहले ही अंदेशा जताने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि वो भागा भागा फिर रहा है तो देखना उसका एनकाउंटर ही होगा। ये जो नैरेटिव सेट करने की पहले ही से कोशिश कर दी जाती है। देखिए, जो अपराधी है, अपराध जगत में कदम रखता है तो किसी भी अपराधी का आप अंतिम हश्र देखिए, या तो उसको जब वो लड़ेगा तो बदमाशों से लड़ाई में या तो मारा जाएगा, या पुलिस अगर लड़ाई करेगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई में मारा जाएगा। ठीक बात। उसका उसमें दूसरा परिणाम कहाँ से इसमें प्रेडिक्ट करने की गुंजाइश कहाँ है। अगर कोई अपराधी काम कर रहा है और सरेआम जनता पे गोली चला रहा है, कभी कभी जनता के लोग भी इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जवाबी गोली चला देते हैं, या क्रिमिनल्स की आपस में जो गैंग वार होता है वो भी होता है, तो वो उसमें भी यही होता है। एक गैंग दूसरे पे गोली चलाता है, कभी इस गैंग के लोग मारे जाते हैं, कभी उस गैंग के लोग मारे जाते हैं। इसी तरीके से पुलिस अपराध पर नियंत्रण के लिए बदमाशों का पीछा करती है। हमारे अपने सिस्टम है, पुलिस के सिस्टम है, उस पीछा करने में जब कभी पुलिस के ऊपर अटैक होता है तो पुलिस को इक्विप्ड इसीलिए किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कभी आप संकट में पड़ें, जब कभी आप पे अटैक हो तो अपने सेल्फ डिफेंस में आप कैसे कार्रवाई करेंगे, उस सेल्फ डिफेंस में उनको लग जाता है। हमारे एक इनकाउंटर में हमारे गाड़ी पे 7 गोलियां लगी थी और एक गोली हमारे भी लगी थी। उसमें एक गर्दन पे हमारे गोली लगी थी। ये भी संयोग से 20 जून 2008 की बात आगे है, अगर आप दिखा पाएं हमारे कैमरे में। पीछे यहाँ पे गोली लगी थी, हाँ। गर्दन पे, और हमारी स्पाइनल कार्ड से थोड़ा पहले हमारी किस्मत थी, गोली रुक गई थी। रिक्विजिट हो जाने की वजह से बच गए हम, नहीं तो हम भी शहीद हो जाते। तो अब इसमें कैसे कोई हमारा तो प्रमोशन हुआ था, हमारे घर में प्रमोशन की पार्टी चल रही थी, हम लोगों ने गेट टुगेदर रखा था और उसी दौरान हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो एक छोटी सी गाड़ी लेकर के हम दौड़ पड़े कि इस क्रिमिनल का पीछा करना है। पीछा करने में उसने गोली चलाई और उसमें एक पब्लिक का भी आदमी मारा गया था। हमारी गोली लगी थी। 7 गोली आपकी गाड़ी 7 गोली मेरी गाड़ी में लगी। और ये फिरोजाबाद ज़िले की बात है, 20 जून 2008 की बात है। डॉक्टर को जब हम लेकर के हमको गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने कहा मुझे तो मालूम नहीं कि आप बच कैसे गए इतने। तो आप सोचिए, तो इनकाउंटर ऐसे नहीं होता है। इनकाउंटर ऐसे नहीं होता है जिसको आप कहते हैं कि या पब्लिक सोचती है कि साहब ये तो, लेकिन जिसका जो प्रोफेशन है, क्रिमिनल का जो प्रोफेशन है, तो फिर उसका तो अंजाम क्राइम के माध्यम से ही होगा ना। ठीक बात। अगर नहीं सर, सलाम है आपको, आपके जज्बे को, और मैं व्यूवर्स को भी कहूँगी कि अब मुझे लगता है आपका जितना भी भ्रम था वो दूर हो गया होगा। एक ऐसे ऑफिसर मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं जिन्होंने खुद गोली खाई है, उनकी गाड़ी पर 7 गोलियां चली। तो आप ये अब समझ सकते हैं, सर आपको बता भी रहे हैं कि कभी भी देख के, सुन के, समझ के, धर्म जानकर और प्लानिंग के साथ एनकाउंटर नहीं किया जाता है। अगर अभी तक आपके मन में भ्रम था तो वो दूर हो गया होगा।
और अगर कोई भ्रम डालने की कोशिश कर रहा है तो कमेंट करके उसे सर की बात पहुंचा भी दो। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई भी इनकाउंटर ऐसे नहीं होता है। हाँ। अगर कोई अब उसमें लोग टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं कि साहब ऐसे नहीं तो वैसे, आप उस समय सडन घटना क्रिएट होती है। ये भी मुझे तो लगता है सर, ये एनकाउंटर को लेके जो भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है वो योगी सरकार में भी हुई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो आप बड़े पुराने हैं सर, उस दौर में तो एनकाउंटर पर मुझे नहीं लगता इतने सवाल खड़े किए गए थे जितने अब किए जा रहे हैं। जी हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि अपराधियों के ऊपर जिस तरीके से अपराधी संगठनात्मक रूप से एक गिरोह बना करके क्राइम करते थे, उसी तरीके से पुलिस का जो संगठन है अब उन पे अटैक कर रहा है, उनका वर्चस्व टूट रहा है। तो पुलिस के संगठन का जब अटैक होता है और एक बहुत पहले से जब इस तरीके की स्थिति आती है कि माफिया का वर्चस्व टूट रहा है, तो इस तरह का माफिया के जानते हैं हर तरह से लोग होते हैं, उनके परिचित होते हैं, उनके अपने सहयोगी होते हैं, तो उसमें लोग इस तरह के नैरेटिव्स ढूंढने शुरू कर देते हैं। अतीक अहमद के बाद सर मुझे याद है, मैं सुबह सुबह स्टूडियो में बुलेटिन पढ़ रही थी तो मैंने वो एक विजुअल आया जिसमें देखा कि थाने के बाहर क्रिमिनल हाथ में तख्तियां लेकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लो, और वो खुद आकर के सरेंडर कर रहे हैं। वो देख के बड़ा अच्छा भी लगा, हंसी भी आई, और ये भी समझ नहीं आया कि यही पुलिस तो पहले भी थी, यही पुलिस अब भी है। पहले क्रिमिनल्स के मन में क्या डर नहीं था, और अब क्रिमिनल्स खुद आकर के थाने में अगर सरेंडर कर रहे हैं तो वो खौफ अचानक से पुलिस का कैसे आया, और वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन हो गया? अचानक से तो नहीं आया ना, मैंने आपको 2020 से स्टोरी बतानी शुरू की है। गवर्नमेंट 17 में आई थी, 1.5-2 साल तो सिस्टम को एक्लेमेटाइज करने में और सिस्टम को समझने में लगता ही है। तो उतना समय सिस्टम शासन को समझता है और शासन सिस्टम को समझता है। फिर संगठित तरीके से उस पर कानूनी रूप से विचार करते हुए कानूनी परिव्यू के अंदर माफिया के गठजोड़ को, अपराधियों के गठजोड़ को कैसे तोड़ा जाए, तब उस पर काम शुरू हुआ। और इसीलिए जब आप सोच लीजिए कि जब जिनकी तूती बोलती थी, घरों के अंदर भी मुख्तार अंसारी और अतीक के विरोध में डर के मारे कोई नाम नहीं लेता था कि इनके विरोध में कहीं हम कोई बात कह ना दें और उन तक पहुंच जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। इतना टेरर था। जहाँ पे इनका गांव था मुख्तार अंसारी का, मोहम्मदाबाद में यूसुफपुर गांव जो मोहल्ला है, वहाँ फाटक, बड़ा सा फाटक था, तो केवल यही संदेश आता था कि फाटक से ये संदेश आया है। और एक समय आया कि फाटक पे नोटिस चस्पा होती थी कुर्की की। हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 100 करोड़ से ज़्यादा कुर्की की है। 167 से ज़्यादा असलहे जो कानून को धत्ता बता करके उनका मिसयूज़ किया जाता था। पहले ब्लैक कलर की गाड़ियों में लाइसेंसी असलहे की नाली बाहर निकाल करके, बंदूक की नाली, और सड़क पर धुआं उड़ाते हुए गाड़ियाँ निकलती थीं टेरर स्थापित करने के लिए। उसको ख़त्म किया गया। 167 असलहों का लाइसेंस निरस्त करा करके उनको जमा कराया गया। एक लाइसेंस पे मुख्तार अंसारी के जो लोग थे, स्वयं मुख्तार अंसारी के लाइसेंस पे कई बार असलहे खरीदे बेचे गए। और जो असलहे खरीदे गए, बेचे गए, उनकी जब जांच की गई तो जिन दुकानों से खरीदा जाना इन्होंने बताया था, वो दुकानें भी एग्जिस्टेंस में नहीं पाई गई। अरुणाचल प्रदेश की, जम्मू एंड कश्मीर की, फिरोजाबाद की, लखनऊ की वो दुकानें बंद पाई गई। और स्पेसिफिक रूप से गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है राइफल का, पिस्टल का, उसका बोर आइडेंटिफाइड रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका आइडेंटिटी नंबर होता है और स्पेसिफिक रहता है, उसमें सारे नॉर्म्स लिखे रहते हैं। लेकिन एक लाइसेंस पे कई बार असलहों का खरीदा जाना, बेचा जाना। एक इनके सहयोगी थे जिन्होंने 2014 से और 2020 तक अपने लाइसेंस का रिन्यूअल ही नहीं कराया था। अच्छा।
वेबले स्कॉट रिवॉल्वर थी, उसको रिकवर किया गया। एक कृष्णानंद राय जो विधायक की हत्या हुई थी, उनके इनाम के रूप में एक बोलेरो गाड़ी इनके एक व्यक्ति को दी गई थी। वो बोलेरो गाड़ी 2007 में खरीदी गई थी और 2020 तक उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया था। वो करीमुद्दीन थाने में आज भी वो गाड़ी हम लोगों ने रिकवर करके उसको केस रजिस्टर कराया था और उसको बंद कराया था। अब ऐसी गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन की टेरर फैलाने के उद्देश्य से जब चल रही हैं तो जनता के बीच में भय ही तो व्याप्त होगा। वो सोचेगी कि अरे कानून का तो कोई मतलब नहीं। लेकिन कानून का मतलब तब समझ में आया जब इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई और सीधे जो सरगना थे, केवल गुर्गों पे कार्रवाई करने से मैसेज नहीं जाता है। जब सरगना के ढांचे पे अटैक करेंगे, आर्थिक ढांचा हो, चाहे सामाजिक ढांचा हो, चाहे पॉलिटिकल ढांचा हो, इनको सज़ा कराई गई तो इनके 7 साल से ऊपर की सज़ा हुई तो विधायकी भी जाने का खतरा बना। और तो तब एक संदेश जाता है, तब जनता के मन में, सिस्टम में, सब जगह एक विश्वास जागृत होता है। वो विश्वास जागृत हुआ। ठीक बात। मैं चाहती हूँ सर आप वो इंसिडेंट भी बताएं जो हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे। आपने बताया कि कैसे अतीक अहमद ने एक पुलिस वाले की खाल उतार दी थी। जी हाँ, आपने बताया एक ऐसा इंसिडेंट इलाहाबाद में, प्रयागराज में आया था कि खाल खींच करके उसकी पूरी खाल उतरा करके और उसको चौराहे पे डलवा दिया था और पुलिस को ही इन्फॉर्म किया था। अब टेरर का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ये कब की बात है सर? और ये अतीक अहमद के किसी 90s की ही बात होगी। हाँ। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। हाँ। उसी 90s या 80s के बीच की बात है जब इनका पूरा जलजला था। आप देखिए कितनी कितनी ज़मीनें गरीबों की, जिनको अब मुक्त करा करके शासन ने उस पर फ्लैट बनवा करके महाराज जी ने गरीबों में वितरित किया, उनको दिया, प्रदत्त किया। वो सब ज़मीनें हड़प ली गई थी, कब्जा कर ली गई थी। खाली वही कुछ काम तो ऐसे किए जाते थे जो मैसेज देने के उद्देश्य से किया माफिया करता है, ताकि जनता में भय व्याप्त हो। ये जो चाहे वो पुलिस वालों की हत्या हो, चाहे वो पब्लिक की हत्या हो, सरे शाम जब चौराहे पे मर्डर होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उससे जनता का विश्वास जो है वो डूब जाता है और जनता के साथ साथ जो मशीनरी होती है उसका भी आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। ठीक बात। क्योंकि वो कार्रवाई करेगी तो उसको या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। तो जो सिस्टम और माफिया का गठजोड़ था वो टूटा है और उस टूटने की वजह से परिणामों के सामने है। एक समय था कि आप बलिया से बनारस तक हमारी माताएं बहनें जो है शाम को यात्रा नहीं कर सकती थी। अब 12 बजे आप जाइए, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाइए, बस पे बैठ के जाइए। यही तो मतलब असली मायने में राम राज्य कह लीजिए या कानून का राज्य कह लीजिए, यही तो है कि आप कोई प्लॉट नहीं खरीद सकते थे। बनारस में मैं पोस्टर था तो कई लोग आके बताए कि मैं जब हम लोग एक गाड़ी बुक कराते थे, तुरंत टेलीफोन शाम तक किसी न किसी माफिया का आ जाता था कि तुमने महंगी गाड़ी बुक कराई है, इतना पैसा जमा करो। ये टेरर था। कोई जो बड़े ठेके थे वो सारे ठेके सबलेट कर दिए जाते थे, कागज़ में आना नहीं नाम, उसमें मैसेज पहुंच गया और मैसेज पहुंच गया तो दे दिया गया उनके गुर्गों को। फिर उसके बाद जो एक्सपर्ट पार्टी होती थी वो खरीद लेती थी दोबारा। नाम जिसके जो काम करती थी उस कंपनी का रहता था, लेकिन उसके बीच में जो खेल होता था तो यही तो माफिया का खेल होता है। तो हर सिस्टम में जब प्रधानी का इलेक्शंस आए तो उस समय जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं माननीय अफजाल अंसारी जी, जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने आकर के मुझे बताया भी था कि यहाँ पे तो खून की नदियाँ बह जाती हैं
प्रधानी के चुनाव में, तो मैंने डाटा निकलवाया था, तो प्री इलेक्शन, पोल डे और आफ्टर इलेक्शन तीनों का डाटा मिलाया तो निश्चित रूप से 27-28 मर्डर मुझे तीनों फेजेज में मिले पिछले इलेक्शंस में। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आपसे आज एज ए पुलिस अफसर वादा करता हूं कि एक खरोच अगर किसी ने इस इलेक्शन में किसी व्यक्ति को लगा दी तो मेरा मुझसे आकर के आप मिलिएगा। एक खरोच लगाने का साहस अगर किसी ने कर लिया तो उसको एहसास करा देंगे कि कानून क्या होता है और पुलिस अधीक्षक की कुर्सी क्या होती है, ये मैंने बताया था। और वही हुआ भी, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस हुए और जनता के लोगों के टेलीफोन्स आते थे कि साहब हम पहली बार विजयी हुए हैं, हमें पहली बार कोई धमकी नहीं मिली है, हम आराम से इलेक्शन जीत गए, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। तो यही तो एटमॉस्फेयर होता है, इसी को तो कहते हैं माफिया के गठजोड़ को टूटना। यही चीज़ प्रयागराज में हुई। अतीक का जो टेरर था वो ख़त्म हुआ। अभी भी देखिए बीच बीच में जो आपको सूचनाएं मिलती हैं कि उनके लोग कोशिश करते हैं, वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है कानून का राज्य सही मायने में अब चल रहा है, इसको आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो ये जो बीच बीच में कोशिश अभी भी की जा रही है मुख्तार अंसारी के, गुर्गों के द्वारा या बाकी किसी के, वो क्या कामयाब हो पाएंगे? नहीं, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बीच में अगर कोई किसी को कुछ होता है, नहीं कि बहुत सारे सहयोगी हैं तो एक को किसी को ये आ गया कि अरे ये तो सब ऐसे ही है, लाओ जरा देखते हैं, या कोशिश करते हैं कि हमारा कहीं नाम तो लोग भूल नहीं गए, तो उसको तुरंत जब परिणाम मिल जाता है तो उससे और मजबूत जनता के बीच में भावना होती कि नहीं, कानून का राज्य स्थापित हो चुका है। आपका खुद मिलना हुआ योगी आदित्यनाथ जी से, या उन्होंने खुद आपको कभी प्रेज किया हो कि भाई वाह क्या शानदार काम किया? नहीं, हम लोग तो मिलते ही रहते हैं। एज ए पुलिस अधीक्षक भी मिले और हम लोगों की मीटिंग्स भी होती हैं। तो महाराज जी से तो कई बार मिलना हुआ। पीठ थपथपाई हो उन्होंने कभी? ये तो होता ही, मुझे तो कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो न मिले हों। मिले ड्यूटी के दौरान जब हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया तो उसमें हमको जो प्रशस्ति पत्र गवर्नमेंट दे, प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, और डीजी का जो कमेंडेशन डिस्क होती है, गोल्ड डिस्क, सिल्वर डिस्क, प्लेटिनम डिस्क, सारी डिस्क मिल चुकी हैं और यही अप्रिशिएशन होता है। मुझे थोड़ा क्या आप वो बदलाव बता पाएंगे जो आपकी बातों से मैं समझ पाई कि पहले कैसे पुलिस को डर के रहना पड़ता था, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि कार्रवाई करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई हो जा रही थी, और अब जब आप बता रहे हैं आपको इतने मेडल्स भी मिले, हालांकि योगदान तो आप जब से सेवा में आए हैं तब से आप कर रहे हैं जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन वो मैं तब्दीली आपसे इसलिए भी समझना चाहती हूँ सर कि जो यंगस्टर अभी आपको देख रहे हैं, वो बच्चे जो पैदा ही 2000 में हुए हैं, जेनजी जिन्हें हम कहते हैं, जो जानते ही नहीं है 80-90 का दशक क्या था उत्तर प्रदेश का, तो मैं वो फ़र्क आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी 2025 में जो उत्तर प्रदेश वो देख रहे हैं, या अगर मैं कहूँ योगी सरकार के बाद जो उत्तर प्रदेश वो देख रहे हैं, उसमें और पहले में क्या फ़र्क है? देखिए, जो बच्चे 2017 में पैदा हुए होंगे वो 7-8 साल के, 8 साल के हो गए होंगे, वो भी अब समझने लगे होंगे, तो उनको तो उतना ज्ञान नहीं होगा। हाँ। वर्ष 1990 में मैंने सेवा, 90 बैच का हूँ, मैंने एज ए DSP पुलिस सेवा स्टार्ट की थी। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई पुलिस वाला नहीं, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और मैं अकेला हूँ, और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि कोई पुलिस में ज्वाइन करेगा। लेकिन पुलिस को समझ करके और पुलिस के सिस्टम में रह करके हर रजीम में मैंने काम किया। हर रजीम में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, सब गवर्नमेंट के तहत मैंने काम किया, और माहौल का जो आप बता रहे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी को पनिश ऐसे नहीं करती है। ये जो माफिया का गठजोड़ हो जाता है पॉलिटिकल और सोशल, तो इनके लोग इतने
स्ट्रांग हो जाते हैं, जो सिस्टम में बैठे रहते हैं। कोई ग्राम प्रधान है, कोई विधायक है, कोई माननीय सांसद हो गया, सब इनके लोग अपने जब एक सिस्टम पर इनका वर्चस्व स्थापित होता है तो इनके सारे लोग हर जगह होते हैं, तो वो प्रभावित करते हैं। वो इनडायरेक्टली कंप्लेंट करा देंगे ऑफिसर्स के खिलाफ, इनडायरेक्टली हिट करते हैं, और डायरेक्टली अगर 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 मंशा नहीं है तो फिर वो सफ़र करते हैं। अगर मंशा सही नहीं है तो सफ़र करते हैं। इसीलिए लोग डरते हैं। आप सोचिए, जो अतीक का उदाहरण है, जो पुलिस वालों पे अटैक होता है, पुलिस वालों पे अटैक हो और स्ट्रांग एक्शन में कमी आए तो पुलिस का मनोबल गिरेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी जो काम कर रही है, उसको अगर कोई गुंडा, बदमाश, माफिया अपने ग्रिप में लेने की कोशिश करे, पुलिस तो एक सशस्त्र बल होता है, पुलिस तो बल होता है, एक ऐसा ही विभाग खाली आपने देखा होगा जिसके आगे बल लगाया जाता है, पुलिस बल, यानी सुरक्षा से संबंधित जितने बल होते हैं उनमें बल लगाया जाता है, बाकी और विभाग बल नहीं लगाया जाता है। हाँ। तो पुलिस के पास तो बल होता है। जब पुलिस पे अटैक हो सकता है तब सोचिए अन्य विभाग जो जिनके आगे बल नहीं लगाया जाता है वो कैसे काम करते होंगे, उन पे कितनी दिक्कत होती होगी। ठीक बात है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, तो समग्र रूप से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जनता का, आम जनता की बात कर रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एक सिस्टम में चाहे माफिया के साथ मिल करके, चाहे किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ज्वाइन करके किसी तरीके से उसका एन केन प्रकारेण उसका लाभ उठाते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। जो आम पब्लिक है उसके विश्वास की हम बात करते हैं, जो न्यूट्रल ऑफिसर्स हैं उनके विश्वास की हम बात करते हैं, जो रियली समाज के हित में, चाहे वो जिस भी पद पर बैठे हों, रह करके काम करना चाहते हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, जनरल जो एटमॉस्फेयर होता है उसी से बनता है और उसी से बिगड़ता है। तो अगर कोई ये देखता है कि ये पुलिस वाला है, इसको सरेआम मार दिया गया, और ये तो कानून का रखवाला है, कानून को एक्सिक्यूट करने का काम ही पुलिस का है, अगर उसकी रक्षा नहीं हो पाई तो जनता भी डरती है और अन्य विभाग वाले भी डरते हैं। इसी तरह तो माफिया का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। ठीक बात। तो सिस्टम फिर पैरालाइज होता चला जाता है। तो वो चीज़ें एक दिन में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती चली गई और धीरे धीरे करके कम भी हुई। कम हुई, या मैं ये पूछना चाहूँगी कि ख़त्म हो गई हैं? मतलब मैं सीधा अगर पूछूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में क्या अब भी माफिया हैं? नहीं, अभी तो एकदम बिल्कुल ख़त्म समझिए, क्योंकि जो बड़े बड़े सूरमा जिनको कहते थे, जब वो धाराशायी हो गए, तो अगर कोई छोटा मोटा होगा भी हो तो बिलों में घुसा हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि बाद में निकल कर आ जाए। हाँ। नहीं तो अभी तो मुझे कोई ऐसा माफिया नहीं दिखाई दे रहा है जो इस तरीके का वर्चस्व स्थापित रखने की शक्ति रखता हो और स्वप्न में भी सोच सके कि उसको ऐसे काम करने हैं। अब तो सभी लोग अपनी बचत के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे बचा जाए। आप सर एक उस गिरोह का भी जिक्र कर रहे थे, कच्छा बनियान गिरोह। वैसे तो इधर दिल्ली के आसपास जो थे, लेकिन उसी पैटर्न पर काम करने वाले कानपुर में भी गिरोह थे जिनकी आप चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना खौफ था। जी हाँ, मैं 2004 से 2009 तक कानपुर में विभिन्न पदों पे पुलिस के मैं पोस्टेड रहा हूँ। तो उस दौरान एक जो ट्राइबल क्रिमिनल्स होते हैं उनमें एक बावरिया गैंग होता है। तो बावरिया गैंग का बड़ा प्रकोप था। एक ज्वेलर के यहाँ कानपुर में डकैती पड़ी थी, जिसमें उनके पेरेंट्स के सामने लड़की के साथ रेप करके और पेरेंट्स की भी हत्या कर दी गई और लड़की की भी हत्या कर दी गई थी। बहुत ही विभत्स घटना हुई थी। तो उस समय हम लोगों ने उस घटनास्थल पे ये उस समय सौगंध ली थी कि अब इस गैंग पे काम करना है, ये तो इससे ज़्यादा विभत्स नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने पूरे गैंग का पीछा किया, सफाया किया। लगभग 18-19 बावरिया गैंग के लोग मारे गए और
वही चाहे जो रजीम हो, लेकिन उस समय भी जनता ये कहती थी कि अब ये अपराधी अगर कानपुर की तरफ से आते हैं तो रास्ता बदल देते हैं, और घटनाएं रुक गई थी। बहुत बड़ी कार्रवाई बावरिया गैंग पे हुई थी। मैं अगर ये समझना चाहूँ सर कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर उत्तर प्रदेश में पहले होती तो क्या अतीक अहमद पैदा ही नहीं होते? क्या मुख्तार अंसारी सामने ही नहीं आ पाता, या इतना बड़ा शख्स बन ही नहीं पाता? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति के ही चलते अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बना? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर कमी ना होती तो कानून को धता बता करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में कोई सफल ना होता। आप जानती हैं अतीक तो तांगे वाला था, और कहाँ से कहाँ कितने हजारों करोड़ की संपत्ति जो है बना करके अपराध, खुलेआम अपराध, और ऐसे समय में भी उसने अपराध किए जब देख रहा था कि अपराध कराए, जब देख रहा था कि माफियाओं का पे जो है अटैक हो रहा है, उन पे कार्रवाई हो रही है, कानून सशक्त है, लेकिन तब भी तो सोच लीजिए, तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस एक दिन में तो नहीं होता ना। और पॉलिटिकल विल में कमी से ही तो ये लोग पनपते हैं। सिस्टम में घुसे कैसे? सिस्टम को में घुसे ही नहीं, उसको कैप्चर कर लिया। जहाँ इनका वर्चस्व रहा वहाँ इसीलिए आज भी इलेक्शन लड़ करके जीत लेते हैं। अब आम आदमी को तो डर रहता है ना कि अपराध से कैसे लड़ेगा कोई, अपराध से तो स्टेट ही लड़ता है ना। ठीक बात। अब स्टेट नहीं लड़ेगा तो फिर जनता तो सरेंडर कर देगी। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट ही यही है ना, जनता का वेलफेयर, जनता का कल्याण। और जनता का कल्याण आप इन्हीं के द्वारा कर सकते हैं। यानी समाज की संरचना में जो लोग बाधक हैं उन पे कानून के प्रयोग में आकर के कानूनी कार्रवाई करना। कानून तो वही है ना, सजा वही है। कोई नया कानून तो ऐसा बनाया नहीं गया है कि अब इस कानून को लागू कर दिया गया तो माफिया का खात्मा हो गया। विल पावर और कानून का स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन ने ये दिखा दिया कि नहीं, ये भी हो सकता। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि जो गठजोड़ खड़ा हो गया था वो कभी ख़त्म होगा, कोई नहीं सोच सकता था। ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। राजनीतिक दलों को भी तात्कालिक फ़ायदे की ज़रूरत रहती होगी, तो इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करते थे। कानून में इग्नोरेंस ही तो इनको आगे बढ़ने का रास्ता है। अब आप देख लीजिए कि इनके मुकदमों का क्या हश्र होता है। कोई गवाही देता नहीं, कोई पत्रावली मर्डर की तो चलती नहीं, किडनैपिंग की तो पत्रावली नहीं चलती है ना कि साहब ये रिटन डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने है। लोगों के सामने जो घटनाएं होती हैं वो डर के मारे गवाह कौन देगा भाई? जब देख रहे हैं कि विधायक के पेट में से 367 गोलियां निकल रही हैं AK-47 की, तो मेरा क्या हश्र होगा? तो कैसे वो गवाह देंगे उस केस में? तो सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई, न्यायिक प्रक्रिया भी खत्म हो गई, कानूनी प्रक्रिया तो एविडेंस पे चलती है वो भी खत्म हो गई। जो लोग अपराधियों पर कार्रवाई पे प्रश्न उठाते हैं, ईश्वर न करे जब कभी उनके साथ आपराधिक घटना होती है तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसको नस्तनाबूद कर देना चाहिए, बदमाश को, इसको ख़त्म नहीं कर दिया। और दूसरे पे जब घटना घटती है तब आप बताते हैं, उसमें मीन में निकालते हैं कि ये इस जाति का था, ये इस धर्म का था। इस चीज़ को नहीं कोई समझता है कि अपराध का न कोई धर्म होता है न कोई जाति होती है। और पुनः मैं कहूँगा कि जो पुलिस कार्रवाई करती है, जो इनकाउंटर्स होते हैं, जो गलतफहमियाँ हैं लोगों की, वो दूर होनी चाहिए। इनकाउंटर होते नहीं हैं, इंसिडेंट है। पुलिस अपने डिफेंस में गोली चलाती है और उसमें पुलिस भी मारी जाती है और अपराधी भी मारे जाते हैं। अफसोस है कि जब पुलिस मारी जाती है तो केवल उसके घर वाले रोते हैं। हम रात भर जग कर लोग घरों में सुरक्षित
तभी सोते हैं जब पुलिस वाले रात भर पहरा देते हैं। सीमा पे हमारे सैनिक अगर इतने -डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के हमारे देश की रखवाली ना करें तो हमारा क्या हश्र होगा। ये गुलामी के दौर की कहानियाँ, इतिहास पढ़ करके हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक बात। हम रात में घरों में अगर शांति से सो रहे हैं तो हमारी जो पुलिस है रात दिन, पिछले 30 वर्ष मैं इस सेवा में रहा, अपने माँ बाप के साथ न मैंने होली मनाई, ना दीपावली मनाई, ना अपने घर के साथ कभी कोई त्यौहार मनाया। जब भी कोई त्यौहार आता है तो छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि हमें लोगों को सुरक्षित ढंग से त्यौहार मनाने के लिए व्यवस्था देनी है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, समझना होगा। और मुझे लगता है अब ऐसा वातावरण आ गया है कि लोग समझेंगे। कुछ लोग हर जगह गड़बड़ होते हैं, ये नहीं कहते हैं, पुलिस में भी गड़बड़ होते हैं। हर ये समाज है, इसमें 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम पे हिट नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम कार्य करता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। मैं चाहती हूँ सर, मेरे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने पुलिस की ये जो त्याग की बात बताई है उसके लिए आप 1 लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ भी आप अगर सर को कहना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर कह सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे पूरे जितने पुलिस महकमे में लोग हैं उन सबकी हौसला अफजाई होती है। आपको मैं बताऊं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं सबसे बड़ा पुत्र था। मैंने जाकर के मैंने ही दाह संस्कार किया, और जो क्रियाकर्म होते हैं सब मैंने खुद किया। और आपको मालूम है कि हिंदू रिचुअल्स में 13 दिन तक आदमी जो दाह संस्कार करता है वो वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन मैं दाह संस्कार करा करके मुझे पूरी छुट्टी नहीं मिली थी 13 दिन की। बीच में फिर आया, मैं ड्यूटी किया और ड्यूटी करके फिर वापस गया। पर ये बहुत अमानवीय है। इस तरीके नहीं, अमानवीय नहीं होता है। हमारी परिस्थिति, हम तो समझते हैं उस बात को ना। तो हमने 13 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। एक जब अगर आप बड़े पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, हाँ। तो ऐसी परिस्थितियां अगर जनपद की हैं, हम आप बता रहे हैं कि कितना त्याग करते हैं हम, वो पर्दे के पीछे रहता है। उसको लोग जो ये उसको कौन से साल की बात है सर? ये 2013 की बात है, 17 की बात है, 17 से जस्ट पहले। उस समय इलेक्शंस चूँकि चल रहे थे और उसी समय हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो नहीं संभव था। तो हम वो भी किए, अपनी ड्यूटी भी किए, और खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि हमें ज़बरदस्ती नहीं दी गई, और खुशी खुशी किया। फिर जा कर के बाकी जो शेष रिचुअल्स थे उनको पूरा किया, और माफ़ी मांगा घर में कि बीच में ब्रेक कर रहे हैं और ईश्वर हमें माफ़ करे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो सत्कर्म करते हैं उसी का परिणाम है कि 7 गोलियां गाड़ी पे लगी, 1 गोली राइफल की रिक्विजिट होकर के गर्दन पे लग गई, और मेरे शरीर में पत्थरों के बहुत सारे निशान हैं, क्योंकि हम लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं। पथराव होते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, कई बार पथराव में चोटें आती हैं। हमारे बच्चे, हमारी मिसेज टीवी पर देखती थी कि अरे तो जो न्यूज़ आ रही है तो पापा हैं, उनको उनका खून दिखाया जा रहा है, फिर वो फ़ोन करते थे। तो ऐसी परिस्थितियां झेल करके हम लोग काम करते हैं। सर, पत्थर, आपने कहा कि आपके शरीर पे बहुत से दाग हैं पत्थर के। जी हाँ। मतलब जब पत्थरबाजी हुई है तो आपने भी उसका सामना किया है? हाँ जी हाँ। जब हम लोग जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, तो जनता के की तरफ से जब पथराव होने लगता है तो उसमें हमको भी चोट लगती है, और हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता के व्यक्ति हैं। आर्मी को तो तब भी सामने छूट रहती है कि ये दुश्मन है, गोली ही चलानी है। हाँ। पुलिस वालों के समक्ष तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सामने जनता के व्यक्ति हैं, हम गोली भी नहीं चला सकते, और उधर से पत्थर लग रहा है, किसी तरीके से अवॉइड करके उसको डिस्पर्स करना होता है। इतनी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। जिस गैंग ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, उस गैंग के साथ कुछ दिन पहले एक और मुठभेड़ हुई थी, और उस दिन भी, जिस दिन हमको गोली लगी थी, उस दिन मेरे पास AK-47 थी। लेकिन सामने जहाँ तक हमारी रेंज थी उसमें बच्चों के स्कूल का फेट चल रहा था। हमने सोचा कि अगर हम अपना फायर खोल देंगे
तो बच्चों को लग सकती है। तो इसलिए हमको लग जाए ठीक है, लेकिन कोई जनता की हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का सामना करके हम लोग वर्क करते हैं। मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ सर कि आपने कहा कि जब भी कोई ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं तो छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं क्योंकि लोग अच्छे से त्यौहार मना सकें, वो जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है। सवाल मेरा ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में कई बार कम्युनल राइट्स होते हुए देखे हैं। अभी हाल ही में संभल इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है मुझे लगता है। तो क्या ये जो सांप्रदायिक हिंसा होती रही है वो भी क्या प्रायोजित होती है? क्योंकि मुहर्रम जैसे त्योहारों पे हमने अक्सर देखा है, ताजिया निकलते समय हमने देखा है कि इस तरह के कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो क्या वो भी प्री प्लान्ड रहते हैं? देखिए, प्री प्लान्ड तो कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो नरेटिव्स जो जनता के सो कॉल्ड ठेकेदार होते हैं ना, पूरे साल चलाते रहते हैं अपने इंटरेस्ट में, वो धीरे धीरे करके उनके लोगों के बीच में दिमाग में भरता चला जाता है। उसका परिणाम जब गैदरिंग होती है तब सामने आता है। अगर एक वर्ग पे लगातार आप ये बताते रहें कि साहब आप अत्याचार हो रहा है, आपका ये हो रहा है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको ये नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव्स उसमें डालते रहेंगे, तो जिस दिन वो इकट्ठा होंगे उस दिन उसका रिएक्शन सामने आएगा। पर तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं। अचानक पत्थर इसलिए आता है क्योंकि प्लान रखते हैं, तैयारी करते हैं। जो दूसरा पहलू मैंने बताया कि वो फिर तैयारी करके रखते हैं कि जब हम मास में होंगे तब हम ये कार्रवाई करेंगे। उस समय की परिस्थितियाँ कितनी जटिल होती हैं, सोचिए पुलिस के सामने। आपने कब ऐसे पत्थरबाजी का सामना किया? बहुत बार। मैं तो बरेली में भी पोस्टेड रहा हूँ, मैं बदायूं में पोस्टेड रहा हूँ, मैं हरदोई में पोस्टेड रहा हूँ। कोई एक इंसिडेंट बताइए जब अचानक से पत्थर चले हों, और क्या उसकी भनक कभी पुलिस महकमे को उस समय नहीं थी? आप लोग नहीं जानते थे कि इकट्ठा किए गए हैं पत्थर या ये कोशिश हो रही है? मैं एसएसपी झांसी था, तो उसमें कुछ लोग जो है ये खनन माफिया द्वारा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें गिर के 2 लोग डूब गए थे। तो उनकी डेड बॉडी सड़क पर ला कर के रख के जनता ने जाम कर दिया और उन पर कार्रवाई कर रही थी। और जब हम लोग जनता को समझाने पहुंचे तो पथराव शुरू हो गया, उसमें पत्थर लगे हमको। इसी तरीके से जनपद हरदोई में बिजली की सप्लाई को लेकर के कुछ लोग बैठे थे धरने पे और जनता के लोग इकट्ठे थे और उन्होंने पथराव कर दिया, उसमें पत्थर लगे। बरेली में मैं सीओ सिटी था, तो बरेली में कम्युनल इंसिडेंट, ये जो मौलाना अभी जेल में गए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में उस समय ये छोटी मोटी बातों को लेकर के और पथराव शुरू हो गया, तो उसमें भी लगा था, चोट लगी। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। और अगर आप इस तरीके से लोगों को प्रोवोक करते रहेंगे तो फिर इसीलिए देखने में आता है कि लोग घरों पे पत्थर इकट्ठा कर रखे हैं, बॉटल्स इकट्ठा कर रखे हैं, तो उसको तैयारी भी रहती है उनकी दंगे तैयारियों में जो पेट्रोल की बॉटल्स से फेंक देते हैं या एलिसिट आर्म्स से फायरिंग कर देते हैं, ऐसी भी इंसिडेंट आती है। तो पुलिस वालों को भी तो लगती है, लेकिन सामने तो जनता रहती है, पुलिस करे तो क्या करे। लेकिन तभी हमारी जिम्मेदारी होती है और उसके नॉर्म्स हैं, उसका भी प्रोविज़न है। उस प्रोविज़न के तहत हम लोग फिर कार्रवाई करते हैं। पहले हल्का बल प्रयोग करते हैं, जो आप देखती होंगी कि पानी का फोर्स पहले डाला जाता है, तो फायर ब्रिगेड रहती है, उससे पानी का फोर्स डाला जाता है, फिर रबर बुलेट्स चलाए जाते हैं। उसके बाद भी अगर हिंसक है तो फिर उधर से फायर आर्म्स का प्रयोग हो रहा है, तो फिर जब डिस्पर्स करने के लिए गोलीबारी भी होती है, तो इसलिए जनता के भी व्यक्ति मारे जाते हैं। ये बड़ी घटना होती है। लेकिन जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है उसमें दोनों तरफ से पुलिस वाले भी घायल होते हैं और जनता के लोग भी घायल होते हैं। इसी तरीके से क्रिमिनल से मुठभेड़ होता है। लेकिन चूंकि इसको लाइव लोग देखते हैं, इसलिए इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है, सब जानते हैं कि कैसे होता है। हाँ। और जो बदमाशों का पीछा करने के लिए तो ऐसा तो नहीं कि अखबार में विज्ञापन निकाल करके तब हम जाएंगे पीछा करने। सही बात। वो तो सडन इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्रमोशन की हम लोगों ने घर में पार्टी रख रखी थी, गैदरिंग हो रही थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली और तुरंत हम एक
छोटी सी ऑल्टो गाड़ी लेकर के चले गए और वहाँ मुठभेड़ हो गई, वहाँ पे गोली लगी, हम शहीद भी हो सकते थे और हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। ऐसा डेटा सामने आया है सर जिसमें ये बात सामने आ रही है कि पहले उत्तर प्रदेश में कम्युनल राइट बहुत ज़्यादा होते थे और अब इनकी संख्या में बहुत कमी आ गई है या लगभग ना के बराबर हैं। तो क्या ये वाकई आपने भी देखा है इन चीज़ों निश्चित को? रूप से ये तो उसी एटमॉस्फेयर की बात है ना। जैसा आप एटमॉस्फेयर बनाएंगे वैसा ही रिएक्शन जनता का सामने आपके आएगा। अब सबको पता है कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर हमने पथराव कर दिया तो हमारा क्या हश्र होगा। मतलब कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर स्ट्रांग है तो चाहे वो अपराधी हो चाहे जनता का व्यक्ति हो, वो कानून को हाथ में लेने से डरेगा। सिर्फ इतना सा नरेशन है। आज सबको पता है कि अगर हम कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमारे खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होगी, हर पहलू से कार्रवाई होगी। ये नहीं कि एक कार्रवाई होती खाना पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति वाली कार्रवाई नहीं होगी कि एफआईआर दर्ज करके पेंडिंग डाल दिया, पड़ा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। अब तो जो प्रोविजंस कानून में लिखे गए हैं, एक एक प्रोविज़न पे कार्रवाई होगी। अगर आपने पथराव में, आगजनी में सरकारी संपत्ति नष्ट की है तो आपको चिन्हित करके नष्ट हुई संपत्ति की रिकवरी की जाएगी। ये कोई नया कानून नहीं है, पहले भी था, अमल में लेकिन नहीं लाया आज जाता था। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर आपने बस फूंक दी तो आपसे करोड़ रुपए की वो होगी, अपने घर जला दिया तो उसका रिकवरी होगी। सरकारी संपत्ति नष्ट की तो सरकारी संपत्ति नष्ट करने का जो निवारण कानून है उसके तहत आपकी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और रिकवरी भी होगी। ये जो आप बुलडोजर की बात करते हैं, ये तो अनियमितता आप कर भी रहे हैं और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो ठेंगा दिखा रहे हैं तो कानूनी प्रोविजन के तहत इसमें जो कार्रवाई होती है तो इसमें तो वसूली भी होती है। इसका भी प्रोविज़न है कि जो उस दिन पुलिस बल खड़ा हुआ उसकी सबकी वेतन का पैसा कैलकुलेट होगा, जो तेल लगा, जो किराए पे बुलडोजर लिए गए, जो मशीनरी लगी, उसकी सारी रिकवरी का प्रोविज़न उससे है जिसने लॉ वायलेट करके और उसको अपने खिलाफ एक्शन के लिए जिसने मतलब वो जो बुलडोजर चलता है उसमें जो पेट्रोल लगता है उसका किराया आता है, उस दिन जितने पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं, सारा रिकवरी किया जाता वो उस पैसे की भी रिकवरी की जाती है। बिल्कुल, सारा एक एक पाई की रिकवरी की जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का शेड्यूल नहीं था। ठीक, बुलडोजर कोई रोज गश्त करने वाली पेट्रोल कार नहीं है कि इसमें सरकारी तेल आ रहा है। आपने बाध्य किया तो हायर किया गया, पुलिस के पास या प्रशासन के पास बुलडोजर कहाँ होता है, हम किराए पे लेते हैं ना, तो किराया कहाँ से मीट होगा, वो किराया कहाँ से भरा जाएगा। या वो जो 200 पुलिस वाले खड़े होकर के उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, उस दिन वो कानून एवं व्यवस्था के दूसरे कार्य में लगे थे, तो वो पूरे दिन का जो खर्चा हुआ उसका उनकी जो उनके वेतन की भरपाई वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक कमर्शियल उद्देश्य से कानून का उल्लंघन कर रहे थे। चाहे तो सेल्फ इंटरेस्ट, बाबा बुलडोजर चलवाने का भी पैसा ले लेते हैं। वो तो लेना ही पड़ेगा, वो तो कानूनी प्रोविजन है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप और समझाइए सर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही पली बढ़ी हूँ, बनारस में मैं पैदा हुई, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। हम हमेशा ये सुनते थे कि मायावती के राज में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है और जैसे ही उनकी सरकार जाती है वो फिर बिगड़ जाता है। ये एक आम बोलचाल की भाषा में वहाँ पर रहता था, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती थी। तो हम ये सुनते थे कि मायावती के राज में लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली अच्छा है। क्या वो वाकई होता था? निश्चित रूप से उस समय काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, और लेकिन जो बेसिक वर्क था, बेसिक वर्क क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे माफिया ने अपनी जड़ें फैलाई, एक होता है ना कि आपने डाल की छटाई कर दी, और एक होगा कि पेड़ की जड़ से उखाड़ करके उस पर मट्ठा डाल दिया कि दोबारा ना उगने पाए। हाँ। इतना ही अंतर है।
मतलब मायावती के राज में तना और डाल काटी जा रही थी और अब जड़ सहित काट के मट्ठा डाल दिया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई होती थी, तब भी होती थी, हाँ। हर रिजिम में होती थी, लेकिन बताया ना कि इनकी जड़ों को जब तक जड़ों पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक समूल परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। तो अब चूँकि इनका, मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अपराध के डर को दिखा करके जो वर्चस्व माफिया तीनों क्षेत्रों में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित करता है, जब तक उस पर प्रहार नहीं किया जाता है तब तक आप मान लिया आपने जो उसने अपराध किया उसमें कानूनी कार्रवाई कर दी, उसके बाद जमानत छूट गया, तो स्थिति तो वही बनी रही ना। ठीक, हो सकता है आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो आपके कार्यकाल में वो चुप बैठा रहा या जेल में चला गया, नहीं रोक दिया अपने लोगों को। पहले कंपेयर करने के लिए दो ही सरकारें थी ना सर, इसलिए शायद उससे और नहीं, इसमें उससे पहले भी बीजेपी आई थी। हाँ। उससे पहले भी बीजेपी आई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिस्टम कानूनी परिव्यू में रह करके सिस्टम से कार्य करने का होता है। और चूँकि जनता ने मौका दिया है, 5 साल दिया, फिर आगे भी दे रहे हैं, तो यही तो कारण है, जनता में विश्वास का यही कारण है। आप कोई चेन स्नैचिंग या ईवटीजिंग की घटनाएं एकदम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर लगभग हो गई हैं, और अगर किसी ने अज्ञानतावश कर भी लिया तो उसका जो हस्र होता है वो भी सामने रहता है। लखनऊ में हमने वो तस्वीर देखी भी हुई है सर। मैं क्योंकि खुद बनारस की रहने वाली हूँ, तो जब मैं स्कूल में थी और कॉलेज में थी तो उस समय ईव टीजिंग भी बहुत कॉमन था। चौराहों पे, सड़कों पर लड़के खड़े रहते थे और कंप्लेन करना तो बहुत दूर की बात है, घर वाले ही लड़कियों को घर के अंदर रखते थे। और लखनऊ में हमने अब वो तस्वीर भी देखी है कि अगर आपने लड़की को छेड़ा, वो आपको याद होगा कि लड़का स्कूटर चला रहा है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है, पीछे लड़की बैठी हुई है, और फिर जिसने छेड़ा उन सबको ढूंढ कर निकाला गया। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे बचपन से अब का उत्तर प्रदेश बहुत बदल चुका है। इसी तरीके से तो आपने स्वयं ही कंपेयर कर लिया ना। कितना तो आपने कंपेयर कर लिया। आपराधिक जो कानून होते हैं ना, कानून से कार्रवाई करके मैसेज देना होता है, और मैसेज से बहुत सारा एटमॉस्फेयर अगर सही हो गया, मैसेज एक चला गया कि नहीं कानून का राज है, तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो मैसेज वाली बात आपने सर बताई है कि अब कानून का राज हो गया, ये मैसेज जा रहा है। एक वो मैसेज भी हमने देखा है जब मंच के ऊपर मुलायम सिंह है, साथ में अतीक अहमद है, और उनके कुत्ते से शायद हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह की एक तस्वीर आई है सामने। मैंने तो जाहिर सी बात है गूगल पर ही वो देखा है, तो उसके ज़रिए भी क्या कोई मैसेज गया रहा होगा? बिल्कुल गलत मैसेज तो जाता ही है। कोई भी, चाहे वो अधिकारी गलत करे, चाहे वो नेता गलत करे, या सामाजिक व्यक्ति गलत करे, सार्वजनिक रूप से अगर आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया तो उसका मैसेज तो गलत ही जाएगा ना। अच्छे काम का अच्छा मैसेज आता है, गलत काम का गलत मैसेज आता है, चाहे जो करे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो गलत काम का गलत मैसेज जाता है। थोड़ा नोएडा के बारे में आप सर बताएंगे, क्योंकि आप 2001 से 2004 तक आपकी पोस्टिंग नोएडा में थी। अभी जिस जगह पर हम नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं सर, ठीक इसी जगह पर क्या 2001 से 2004 के बीच में हमारा पॉडकास्ट संभव होता क्या? नहीं, पॉडकास्ट तो उस समय, हमारे समय में जब मैं यहाँ पे सीओ सिटी था, हाँ। तो उसी समय सारे नए चैनल्स इस्टेब्लिश हो रहे थे, तो वो तो हो जाता, लेकिन समस्या हमारे सामने रहती थी। नए नए कॉल सेंटर्स खुल रहे थे, एक नया युग आ रहा था जिसमें नोएडा, गुड़गांव, ये सब शहर पायनियर माने जाते हैं। कॉल सेंटर्स में बच्चियों को काम करने का अवसर मिल रहा था, और वो चूँकि कॉल सेंटर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के चलते हैं, तो 24 घंटे 24/7 की सेवाओं में जाती थी, रात में, दिन में, बस में, तो हमको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते थे। अब जैसा कि बताया कि अब एफर्ट तो अभी पुलिस का तो काम ही है एफर्ट करना कि कानून का साम्राज्य बना रहे, लेकिन अब मैसेज है कि अगर गलत काम करोगे तो इतनी स्ट्रांग सज़ा मिलेगी कि आप
उसको सहन नहीं कर पाओगे। नोएडा में जब मैं यहाँ पे था तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक घर में डकैती पड़ी और रात में 1 बजे, उस समय बांग्लादेशियों का एक गैंग चलता था, डकैतों का। बदमाश यहीं सेक्टर 39 या 36 के आसपास की घटना थी। उधर का जो ये आपका सेंटर बना है, सिटी सेंटर, वो उस समय नहीं था, मैदान था खाली। तो उधर खाली मैदान था, कॉर्नर का घर था, उसमें बदमाश घुस गए। हम लोग उस समय, नोएडा डेवलप हो रहा था, तो हम लोग सेक्टर में मीटिंग करके जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको अपना नया मोबाइल भी चालू हुआ था, तो मोबाइल नंबर दे देते थे कि अगर आपको 100 नंबर ना मिले, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी में हो, तो हमें डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं। तो मैंने दे रखा था। तो रात में बदमाश घुसे, 3 घंटे बदमाशों ने लूटपाट की और लाखों का जेवरात और वो लेकर के चले, और मोबाइल भी समेट के लेके आ रहे थे। उसी समय मकान मालिक ने कहा कि आप सब लेके जा रहे हैं, इसमें हमारा डाटा है, इसको आप किसी काम नहीं आएगा, हमें दे देना। उस समय बदमाशों को तो पता नहीं रहता था कि मोबाइल से ट्रैक हो सकता है। मोबाइल छोड़ के चले गए, तो उन्होंने तुरंत नंबर मिलाया, और रात की कॉल को मैं तो 24 घंटे अपना प्राइवेट नंबर भी मैं रात में ज़रूर उठाता हूँ कि रात में अगर कोई टेलीफोन किया है तो निश्चित रूप से संकट में होगा। मैंने उठाया, तुरंत हम लोग एक्टिव हो गए, निकल पड़े। मैं तो स्लीपिंग सूट में ही जिप्सी में बैठ कर जा रहा था। बदमाश छलेरा चौराहे पे झोला लेकर के माल सहित वो चाय पी रहे थे। सुबह करीब 5 बजे का वक्त था लगभग, और वो वहाँ आगे छलेरा के आगे, जहाँ आजकल जो एमिटी का एरिया है, वहाँ पे जंगल हुआ करते थे, छलेरा के जंगलों में भागे और उन्होंने फायरिंग की पुलिस पे। तो वहाँ भी सडन एक्सचेंज फायरिंग का हुआ, जिसमें लगभग 3 या 4 बदमाश मारे गए थे, जिन पे 85 डकैती के मुकदमे थे, बाद में देखा गया। और वो बांग्लादेशियों का एक गैंग था, और वो ट्रेस हुआ। तो इस तरह की भी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव हैं और जनता के प्रति सजग हैं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो जनता की सुरक्षा के प्रति अगर चाहे वो हमारा मुखिया हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, अगर सुरक्षा के प्रति सजग हैं, हाँ, तो उसका परिणाम तो सामने आएगा ही, और जनता खुश रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। जनता खुश आगे भी रहे सर, यही मैं चाहती हूँ। क्रैश लैंडिंग ना हो, और उत्तर प्रदेश जैसे लगातार आगे बढ़ रहा है वो बढ़े, क्योंकि नतीजा हम सबके सामने है कि अब कैसे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, यूपी में कैसे विकास हो रहा है। एक वो समय भी था जब इसी बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर के चलते बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं आती थी। तो अब जो विकास की गति चली है वो आगे चलती ही रहे। शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को मेरी तरफ से, और बहुत थैंक यू सर, आपने हमें मुझे विकास के संदर्भ में एक चीज़ और प्लीज सर। विकास बिना अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के संभव नहीं है, और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा एटमॉस्फेयर जब मिलता है तभी, और उसमें मशीनरी की ऑनेस्टी, लोगों का, गुंडों का इंटरफेरेंस। मेरे बड़े भैया कज़िन हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो एक जेई थे। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी यूनिट्स बनाई, और आज बड़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन शुरू में उनको अपने को इस्टेब्लिश करने में गुंडों का, माफियाओं का, और जो बताते थे कि लगभग 52 विभाग हैं जिनको संतुष्ट करना पड़ता है हमें, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। चूँकि मैं घर में ऑफिसर था, तो मैं सिफारिश करता था, तो मुझे पता चलता था कि कितनी हिंड्रेंस पैदा होती है अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो विकास तभी संभव है जब कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सही रहे और सही मैसेज जनता के बीच में रहे, तभी कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर रहेगा। तो पुलिस को नॉर्मली लोग कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव होती है। पुलिस कोई पैसा तो जमा करती नहीं है, पुलिस का योगदान सरकार के उसमें तो है नहीं, कोई रेवेन्यू तो कलेक्ट करती नहीं। लेकिन सारे रेवेन्यू पुलिस के बल पे आते हैं। बिल्कुल, सारा विकास पुलिस अगर सही ढंग से काम करे, कानून एवं व्यवस्था की सही स्थिति बनी रहे, तभी आता है।
तो इसलिए जो है अच्छे वातावरण और कानून के राज्य का इसीलिए महत्व है, सब में है, केवल जनता में ही नहीं, गरीब लोगों में ही नहीं। अमीर गरीब, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाईएस्ट ग्रुप हो, हाईएस्ट ग्रुप भी अपना बिजनेस तभी कर सकता है जब वो सुरक्षित माहौल में रहेगा। हमको तो रोक करके ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे कि साहब, चुपके से बताते थे कि साहब बड़ा पैसा गुंडागर्दी में जाता था, अब तो कम से कम बच गया। तो जो माफिया होते हैं ना, ये किसी को छोड़ते थोड़ा है, ये खाली अपराध करके पैसा, ये दूसरे तरीके का सफ़ेद पोश अपराध करते हैं। ठीक कि आपको डरा दिया, आपको फेयर में ले आए, अब आप उनको रेगुलर पैसा दीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, ठेका कर रहे हैं, तो आप उनका एक पोर्शन दीजिए। इस तरीके से काम करते हैं। उन सब, जब समग्र रूप से सबको शुचिता का माहौल मिलता है तो विकास आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये कि पुलिस को अनप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट ना माना जाए। सारे रेवेन्यू, सारा विकास, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। इससे सभी लोग सहमत होंगे। वो 30 में आपकी समझ पा रही हूँ कि इतना कुछ देने के बाद भी, सर्वस्व देने के बाद भी, अगर पुलिस महकमे के लिए कहा जाए कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, कमेंट करो भाई, अपना अपना प्रेम पुलिस महकमे के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए अब जाहिर करने का समय आपका है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपके ज़रिए सर, मैं हमारे जितने पुलिस में ऑफिसर्स हैं या जितने भी लोग हैं, उन सबको सैल्यूट, पूरा टीम एसकेटी का। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। उत्तर प्रदेश में विकास की जो धारा बह रही है वो ऐसे ही पुलिस वालों के जरिए आगे बढ़ती रहे और विकास की राह पर यूपी, पूरा भारत आगे चलता रहे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।